18 जुलाई साल 1988 चंडीगढ़ में अफसरों की एक पार्टी थी। वहां मौजूद थी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रूपेन देवल बजाज। आरोप है कि उस पार्टी में देश के सबसे ताकतवर पुलिस अफसर केपीएस गिल ने उनके साथ छेड़छाड़ की। अब आप सोचिए कि एक तरफ वो आदमी जिससे पूरा देश पंजाब का रखवाला मान रहा है, दूसरी तरफ एक महिला अधिकारी जो कह रही है कि रुतबा कितना बड़ा हो, गलत तो गलत है। बजाज कहती हैं कि जब शिकायत की तो ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र मामले को दबाने में लग गया। यहां तक कि एक बड़े अफसर ने कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, खुद को खुशकिस्मत समझो कि बात आगे नहीं बढ़ी। लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, आप जीतेंगे नहीं। लेकिन बजाज ने केस लड़ा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 साल। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गिल को दोषी ठहराया गया। अदालत ने जेल की जगह प्रोबेशन और जुर्माने में जरूर बदल दी, लेकिन दोष बरकरार रखा। हालांकि गिल ने इसके बाद भी कभी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी। और बजाज, जुर्माने के पैसे उन्होंने एक महिला संगठन को दान कर दिए। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, बस इतिहास में एक लाइन चाहिए थी कि रुतबा कितना भी बड़ा हो, गलत गलत होता है। और यह आरोप नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत की मोहर थी। अब आप इस तस्वीर को समझिए कि एक तरफ केपीएस गिल के हाथ में पद्मश्री और नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई सजा। ये जो विरोधाभास है, यही केपीएस गिल है। और यह विरोधाभास सिर्फ केसेस नहीं था, उनकी शख्सियत में भी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सख्त चेहरे वाला पुलिस वाला अंग्रेजी साहित्य का पढ़ाकू था। गालिब की शायरियों का बड़ा शौकीन था। रिटायरमेंट के बाद उसने किताबें लिखी जिसमें सबसे चर्चित थी पंजाब द नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड, जहां पंजाब की उस जंग और अपने हर फैसले का खुलकर बचाव किया। यानी एक हाथ में कविता और दूसरे में देश की सबसे खूनी जंग की कमान। ना कभी माफी मांगी, ना कभी अफसोस। वो टीवी की बहसों में आखिर तक यही कहते रहे कि मैंने पंजाब को बचाया है और मुझे इस पर गर्व है। पंजाब के बाद की जिंदगी भी उतार चढ़ाव वाली रही। बीच में 14 साल भारतीय हॉकी फेडरेशन की अध्यक्षता की, जो 1998 के एशियन गेम्स के गोल्ड से शुरू होकर 2008 में उस मुकाम पर खत्म हुई जब भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने फेडरेशन को ही भंग कर दिया। और उसी साल हॉकी का जन्मदाता देश ओलंपिक तक नहीं खेल पाया। हालांकि हॉकी साइड स्टोरी थी, लेकिन असली सवाल यह कि वर्दी उतरने के बाद भी यह आदमी हर आग में आखिर क्यों बुलाया जाता रहा। जलते गुजरात से नक्सली जंगलों तक हर बार केपीएस गिल भारत के क्राइसिस मैन कैसे थे। रिटायरमेंट के बाद केपीएस गिल ने अपना रिसर्च संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट खड़ा किया, जहां से वो आखिर तक आतंकवाद पर लिखते और सरकारों को सलाह देते रहे। और यहीं से खुलता है उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसने उन्हें सिर्फ पंजाब का नहीं, हर सरकार का क्राइसिस मैन बनाया। वैसे सिलसिला असम से ही शुरू हो चुका था। वो असम जिसकी शुरुआत में हमने आपको कहानी सुनाई थी। दंगों, आंदोलनों, जातीय हिंसा के बीच 28 साल, जहां गिल ने भीड़ को पढ़ना, काबू करना सिखाया। वो जलते पुल वाला किस्सा जो हमने आपको बताया, जहां पर गाड़ी लेकर वो निकल गए। पंजाब के बारे में आपको बताया। साल 2000 में LTTE से जूझते श्रीलंका तक ने केपीएस गिल से रणनीति मांगी थी। लेकिन केपीएस गिल की जिंदगी एक पड़ाव आया 2002 में, सबसे विवादित पड़ाव। 27 फरवरी साल 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाई गई थी। 59 लोग मारे गए थे, अधिकतर कार सेवक थे। उसके बाद गुजरात ऐसा जला जैसे आजाद भारत में कम ही देखा गया। हफ्तों तक हिंसा चली। सरकारी आंकड़ों में 1000 से ज्यादा मौतें हुई, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। सवाल हर तरफ से उठ रहे थे और हालात काबू में नहीं आ रहे थे। तब केंद्र की वाजपेयी सरकार को एक बार फिर वही नाम याद आया और 2002 में केपीएस गिल को गुजरात भेजा गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री और मौजूदा दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा सलाहकार बनाकर। केपीएस गिल ने गुजरात में भी वही किया जो उनकी पहचान थी। पुलिस को जवाबदेह बनाया, ढील बरतने वाले अफसरों पर सख्ती, सड़कों पर फोर्स की दिखती हुई मौजूदगी। उनके पहुंचने के बाद हफ्तों में हिंसा थमती चली गई। अब इसका कितना श्रेय केपीएस गिल को जाता है, इस पर राय बटी है। समर्थक कहते हैं कि गिल के आते ही पुलिस का रवैया बदल गया। ये उनकी ताकत थी कि हिंदू मुसलमान दोनों शांत हो गए। लोगों को डर था कि जो कुछ इसने पंजाब में किया था वो गुजरात में नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से लोग शांत हुए, दंगाई शांत हुए, डर गए। पुलिस अफसर में हौसला आ गया, वो फोर्स की रीढ़ सीधी करते थे। आलोचक कहते हैं कि हिंसा का सबसे बुरा दौर उनके पहुंचने से पहले गुजर चुका था। एक सलाहकार के पास कितनी ताकत होती है लोग जानते हैं।
सालों बाद 2013 में अपनी जीवनी के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में गिल ने उन दंगों में मुख्यमंत्री की किसी भूमिका से इंकार किया था। इस बयान ने उन्हें उस बहस का भी किरदार बनाया जो आज तक खत्म नहीं हुई। यानी गुजरात में भी गिल वही कर रहे थे जो पूरी जिंदगी थी, एक पक्ष के लिए आग बुझाने वाला और दूसरे के लिए सवालों के घेरे में खड़ा आदमी। इसके बाद 2006 में नक्सलियों से जूझते छत्तीसगढ़ ने बुलाया, यानी असम से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर श्रीलंका, श्रीलंका से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर बस्तर के जंगलों तक जहां जहां हिंदुस्तान में आग लगी, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, नाम सबको एक याद आ रहा था, केपीएस गिल का। और आप ये भी याद रखिए कि आदमी खुद ताउम्र निशाने पर रहा। कई बार केपीएस गिल की हत्या की साजिशें पकड़ी गई, आखिरी सांस तक उसे सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा में जीना पड़ा। जिस जंग को वो जीत चुके थे वो उनके लिए कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। केपीएस गिल के बारे में कहते हैं कि वो शराब के बड़े शौकीन थे। कितनी शराब गटक लेते थे अंदाजा नहीं, और फिर भी अपने आप को संभाल लेते थे, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। और फिर 26 मई 2017 को दिल्ली में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के दिन देश की प्रतिक्रिया वही थी जो पूरी जिंदगी में थी, दो हिस्सों में बटी हुई। एक तरफ श्रद्धांजलियों की बाढ़ आई कि देश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। दूसरी तरफ पंजाब के गांवों में बैठे वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने बस इतना पूछा कि हमारे बेटों का हिसाब कौन देगा। और यहीं से जन्म लेता है वो सवाल अंत में कि केपीएस गिल आखिर कौन थे? हिंदुस्तान के क्राइसिस मैन, भारत का सबसे जाबाज बेटा, या पंजाब का कातिल, या पंजाब का रखवाला? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं और ये कमजोर दलीलों से नहीं, ताकत से बता रहे हैं। पहला पक्ष जो कहता है रखवाला, सबूत आज का पंजाब शांत है, आबाद है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। समर्थक सबसे पहले यही कहते हैं कि जो लोग आज गिल पर सवाल उठाते हैं वो उसी पंजाब में उठा रहे हैं जो गिल के बाद का है। वो याद दिलाते हैं कि सामने वाला कोई साधु नहीं थे। गिल के सामने वो लोग थे जिन्होंने 1700 से अधिक पुलिसकर्मियों को मारा था, जो ट्रेनों और बसों से यात्रियों को उतार कर लाइन में खड़ा कर गोली मारते थे, जिनसे बातचीत की हर कोशिश नाकाम थी। और अगर संभव होती तो 90 के दशक में जब भारत सरकार ने गिल को दिल्ली बुलाया था, जो आतंकवादियों ने कहा था, तो शांति आती। उस वक्त के डीजीपी के बेटे की हत्या नहीं होती, 1700 से अधिक शहीद पुलिसकर्मी नहीं होते। गिल के चाहने वाले कहते हैं खालड़ा केस समेत किसी भी मुठभेड़ के मामले में किसी अदालत ने गिल को पर्सनली दोषी नहीं माना और दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई हथियारबंद बगावत फूलों से खत्म हुई होगी। लेकिन दूसरा पक्ष जो केपीएस गिल को कातिल कहता है, उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि नतीजा चाहे जो भी हो, तरीका उसे जायज नहीं बना देता। संविधान को ताक पर रखकर जो शांति आई वो शांति नहीं, खामोशी है जो डर से पैदा की जाती है। अगर सिर्फ 3 शमशान घाट से केपीएस गिल के दौर में 2097 गुपचुप अंतिम संस्कार लावारिस लाशें निकलती हैं तो पूरे पंजाब में कितनी होंगी? और उसका हिसाब तो हुआ ही नहीं। और जो आदमी सिर्फ गिनती कर रहा था उसे भी मार दिया गया। अदालत ने माना कि मारने वाले वर्दी में थे, मुआवजे बांटे गए, कुछ सिपाही जेल गए, लेकिन ऊपर बैठे किसी अफसर की जवाबदेही तय नहीं हुई। सजा हमेशा नीचे वालों तक रही जो ऊपर गई ही नहीं। सबसे ताजा सबूत यह है कि जख्म आज भी हरा है। 2026 में भी एक फिल्म 48 घंटे नहीं झेल पाई। अब आखिरी बात ध्यान सुनिएगा। पंजाब में 2 माएं हैं। एक वो मां जिसका बेटा रोज की तरह बस में बैठा था, उग्रवादियों ने बस रोकी, बेटे को उतारा, गोली मार दी। उस मां से अगर आप पूछेंगे केपीएस गिल कौन है, तो वो कहेगी वो ना आते तो ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। केपीएस गिल वो हैं जिन्होंने हमारा बदला लिया और मुझ जैसी माओ के बेटों को मरने से बचाया। उसी पंजाब में दूसरी तरफ वो मां भी है जिसके बेटे को एक रात पुलिस उठा ले गई, न गिरफ्तारी, न मुकदमा, न लाश, और 30 साल से वो थाने के चक्कर काट रही है। अगर आप उससे पूछेंगे केपीएस गिल कौन थे, तो वो कहेगी जिस सिस्टम ने मेरा बेटा निगल लिया उस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा केपीएस गिल थे। अब इन दोनों माओं में से कौन सी मां झूठ बोल रही है, यह सवाल अगर हम आपको दें तो आपके पास भी शायद इसका जवाब नहीं होगा। शायद दोनों सच बोल रही है और शायद केपीएस गिल की कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। यहां सच एक नहीं है, 2 है और दोनों के पास सबूत है। सतलुज का 48 घंटे में हट जाना बस इतना बताता है कि ये इतिहास अभी इतिहास बना ही नहीं है, यह आज भी वर्तमान है।
और सतलुज पहली फिल्म नहीं है। माचिस से लेकर पंजाब 1984 और चौथी कूट तक सिनेमा 30 साल से इसी दौर के सवाल पूछ रहा है। जिस दिन ये देश दोनों माओं की बात एक साथ सुन पाएगा, शायद उस दिन ये जख्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब वापस वही सवाल जो मैंने ओपनिंग में आपके हवाले छोड़ा था। केपीएस गिल क्या थे? देश के सबसे जाबाज अफसर, पंजाब के सबसे बड़े कातिल, या वो आदमी जो दोनों था? और इसके नीचे छिपा वो सवाल जो इन तीनों से बड़ा है, क्या शांति की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? या शांति के लिए कुछ कीमतें चुकानी ही पड़ती हैं? इतिहास की कोई भी लड़ाई देख लीजिए, हर जगह। और इसी को जंग की दुनिया में कोलेटरल डैमेज कहा गया। लेकिन क्या वो कोलेटरल डैमेज अपनों का हो सकता है? इतना बड़ा? दोनों तरफ माएं हैं, दोनों तरफ बेटे हैं, दोनों तरफ आंसू हैं। और अब आपके जवाब का इंतजार है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द, केपीएस गिल भारत का सबसे बड़ा सुपर कॉप या कातिल, या दोनों? और उसके नीचे एक लाइन ये भी कि क्यों? बस इस एक शर्त के साथ। आप अपनी बात रखिए, दूसरे पक्ष को बगैर गाली दिए, क्योंकि यही तो वो चीज है जो उस दौर में सबसे पहले मरी थी, दूसरे की बात सुनने का सब्र। हमने कोशिश की ईमानदारी से दोनों पक्ष की सारी बातों को आपके सामने रख दें, ताकि पूरा सच आप समझ सकें। अब जवाब की बारी आपकी है। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। केपीएस गिल कौन और क्यों? वीडियो अच्छा लगा, सोचने पर मजबूर किया, तो हमसे जुड़िएगा, इस कहानी को अपनों से शेयर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भी आइएगा। हमसे रिश्ता मजबूत कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय पंजाब, जय भारत।